ऑनलाइन स्टूडेंट्स यास्मीन खान आ गई हैं। ओके, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से जुड़े, क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। टाइम हो गया है, 2 मिनट के अंदर क्लास शुरू होगी। शुरू कर रहा हूँ, बाकी बच्चे जो जुड़ेंगे बाद में वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा मैं। ओके, तो हम लोग की जो पहली क्लास है ये कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो आज एक नई बच्ची आई हैं, उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमने एक क्लास की थी, जिसको मैं अभी पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। उसमें हमने जो मेनली पढ़ा था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है के बारे में, क्योंकि आपकी शीट में भी मैंने प्रोवाइड करा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको बहुत डिटेल में समझाया गया 2-3 क्लासेस में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ये पढ़ा है हम लोगों ने अब तक। और हमने पढ़ा है साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये जो शीट मैंने आपको प्रोवाइड की है उसके अंदर ये तीनों टॉपिक्स हैं। बेसिकली इनमें से किसी चीज़ का आइडिया है आपको, किसी भी चीज़ का आइडिया? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया तो होगा, आप साइंस बैकग्राउंड से, तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो आइडिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कुछ आइडिया है? बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर हैंड रिटन रूल्स होते हैं, या फिर रूल्स होते हैं जिसके जरिए किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। ये चीज़ पढ़ाई थी, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, उसी ग्रुप में मैंने इसका वीडियो भी शेयर कर रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था और जिन जिन लोगों ने इसको बनाने में पूरी मदद की, उस पूरी जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको हम असेंबली बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इस बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिंपली, ठीक है। इसके अंदर जिन लोगों ने बनाया, शुरुआत कब से हुई, जैसे 1934 से शुरुआत हुई इसके बनने की, ठीक है, जिसको एम.एन. रॉय ने इसकी बात की थी, ठीक है। एम.एन. रॉय ने इसकी शुरुआत की थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर आज़ादी तक डिमांड की गई, और आज़ादी जब 1947 में मिली, उससे पहले इसको अप्रूवल मिल गया था 1946 में। आज़ादी 1947 में हमको मिली थी, इसको बनाने का अप्रूवल कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, इसका अप्रूवल हमको मिला 1946 में। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज़, ये बनना कब शुरू हुआ? अगर एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है एमयू में, ये बनना शुरू हुआ 1946 में, एग्जैक्ट डेट आपकी शीट में, ठीक है। और उसके बाद ये बन के तैयार कब हुआ? ये बन के तैयार हुआ 1949 में, मतलब इसको लगभग 3 साल लगे। अगर एग्जैक्टली मैं प्रिसाइज करूं तो 2 इयर्स। क्या है बताओ, तुम तो क्लास में थी, कितने साल लगे थे बनने में? बिल्कुल ठीक है, 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। 18 डेज या 17 डेज? 18 डेज पढ़ा है ना। ओके, एग्जाम में कंफ्यूज ये करता है बेटा कि ये जो मैं जितनी चीजें लिखा रहा हूँ यही एग्जाम में आती है एमयू में एज इट इज, ठीक है, ऑप्शंस में। अब यहाँ क्या करता है ना, जैसे यहाँ दे देगा आपको 17, या तो यहाँ बदल देगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, ये यहाँ एक 7, या फिर यहाँ पे क्या करेगा 10 मंथ कर देगा, बाकी चीज सेम रहेगी। इस तरीके से ऑप्शन बदलता है, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कब बन के तैयार हुआ। अच्छा, अब इसके बाद एक आता है ऑप्शन कि कब ये लागू हुआ लोगों पे, यानी लोगों को कब दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, यानी इसकी किताब लोगों को पहली बार कब दी गई। बना 1949 में, लोगों को दिया गया, पीपल को दिया गया 1950 में। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 26 जैन, ठीक है, 26 जैन। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो आपका क्या था डेट? 1949, 2 महीने पहले 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ, और 26 जन 1950 को लोगों को दिया गया। 2 महीने का डिफरेंस था बस डेट में। तो ये सवाल एज इट इज आते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। अब रही बात कि इसमें और किस किस का रोल था, तो एक मेन आदमी जो हमेशा इसके लिए याद किए जाते हैं जो है बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हमें पढ़ना होता है थोड़ा बहुत, तो इनको मेनली फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई फादर होता है, साइंस मैथ, वैसे इसके ये फादर कंसिडर किए जाते हैं। इनको ये फादर का जो टैग है, ये बेटा आप भी सुनना पीछे जो बैठी हैं, कि ये जो फादर का टैग है इनको किसने दिया था? इनको महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। ये मैंने पहले नहीं पढ़ा है, और ना ही ये शीट में। इनको फादर का टैग महात्मा गांधी ने दिया था, मतलब संबोधित किया था, देन इनको ये टैग दिया गया था। कई सारी बुक्स में या गूगल पे अलग अलग आंसर है, पर सही आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। अब आती है बात, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती थी? व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है बेटा आपको पीछे? क्या करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी? ऑनलाइन में ऑन है, अमू है। अमू बेटा आपका नाम क्या है? अमू, AMU, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अरसलान खान है, ओके। 11 लोग हैं अभी ऑनलाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी उन मेंबर्स का ग्रुप था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ड्राफ्ट किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जिन लोगों ने किया था वो होता है ड्राफ्टिंग, क्योंकि इसी से निकला है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने, यानी उसकी शुरुआत, बनेगा नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़ा उसको लेके, कब बनना है, कैसे बनना है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, और जब तक बना नहीं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर जो मेन लोग थे जिन्होंने बनाया, उनको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। टोटल कितने मेंबर्स थे? ये सवाल बहुत कम आता है, पर 7 मेंबर्स थे। इन 7 मेंबर्स में से एक तो बी.आर. अम्बेडकर थे, जो कि चेयरमैन थे खुद,
ठीक है, अंबेडकर साहब क्या थे, चेयरमैन थे, ये चेयरमैन थे, मेन थे। और इसके अलावा आपके जो एक और जो मैं बता रहा हूँ वो एक मुस्लिम थे, क्या नाम है उनका, क्या बोलो, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, साफ से बोलो, आवाज क्लियर करो, क्या बोल रही हो, सदाउल्ला साहब है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। मुझे जौहर साहब याद आ रहे थे, अच्छा क्या बता दिया तुमने, मोहम्मद सदाउल्ला, सदाउल्ला यही थे आई थिंक, है ना, यही स्पेलिंग है। मोहम्मद सदाउल्ला साहब अकेले इस पूरी मेंबर कमेटी में एक ही मुस्लिम थे जिनका नाम था मोहम्मद सदाउल्ला। तो इसमें बाकी 5 मेंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी बाकी की भी, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उस टाइम पे हमारा जो है वाइसराय कौन था, हमने वाइसराय के बारे में भी पढ़ा था, जो हम आज भी पढ़ेंगे, आज वाली शीट में भी है। तो बेटा उस टाइम पे वाइसराय कौन था बताइए, जब हमारा पार्टीशन हो रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस टाइम पे इंडिया का वाइसराय कौन था, और पाकिस्तान में पाकिस्तान का और इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, ये 2 सवाल है। प्रेसिडेंट तो पता होगा, इंडिया का प्रेसिडेंट पहला कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रेसिडेंट थे। अच्छा, और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो प्रेसिडेंट नहीं थे। पहले प्रेसिडेंट वही थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी गई थी पहली बार, उसके प्रेसिडेंट 1946 में, तो उसके प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही हमारे इंडिया के भी बाद में जाके प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राजेंद्र प्रसाद, आरपी लिख दिया शॉर्ट में मैंने। पाकिस्तान के कौन थे प्रेसिडेंट पहले, ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरा सवाल है, एक जवाब आ भी गया कि वाइसराय कौन था इंडिया का उस टाइम पार्टीशन के टाइम में, बहुत मशहूर आदमी है, सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि अब इतना टेस्ट में नहीं रहता है, एग्जाम के टाइम में, एंट्रेंस के टाइम में रिवाइज करते हो, इसलिए भूल जाते हो, ये सब ना क्लास 5th 6th में पढ़ाया जाता है। तो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान वाला जवाब किसी ने नहीं दिया, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट थे, और ये इंडिया के थे राजेंद्र प्रसाद। और रही वाइसराय की बात, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, वाइसराय पहले डिवीजन के टाइम में कौन थे, तो उनका नाम था, इनके नाम क्या, हमेशा लॉर्ड लगाया जाता था, ब्रिटिशर थे, माउंटबेटन, माउंटबेटन प्लान इन्होंने दिया था। इन्होंने कौन सा प्लान दिया था, माउंटबेटन, ये मैं आज भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, माउंटबेटन प्लान दिया था। ये प्लान क्या था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, प्लान ही था ये कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कैसे होगा। तो हम लोग कब आजाद हो बेटे, एग्जैक्ट डेट क्या हमारी आजादी की, हमारी आजादी की डेट क्या है, 15 अगस्त, ईयर, हम लोग कब आजाद हुए। देखो ये इतनी छोटी चीज है ना, आदमी गौर नहीं करता, पर यहीं से एग्जाम में आता है। अभी 15 अगस्त वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या रिलेवेंस है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ईयर क्या है, अगर मान लो आ गया ईयर में, आपको ऑप्शन दे दिया, मान लो मैं ही दे दे रहा हूँ, 1949, 1950, 1951 या 1952, तो क्या ईयर था जब हमारा पहली बार आज़ादी मिली थी। आज़ादी तो इसी दिन मिली है ना बेटा, मैं तो ऑप्शन दिया ही नहीं आपको, सर आप तो ऑप्शन दे ही नहीं रहे हो। ऑब्वियसली बात है, 1947 की बात करो तो आज़ादी इधर ही मिली होगी 1947 में, ठीक है। अब हम बात करें अगर दूसरी चीज़ की, पाकिस्तान को किस दिन आज़ादी मिली थी, एक दिन पहले, तब दिन में हम आज़ाद हुए 15 की, और जो रात थी यानी 15 से पहले वाली रात 14 अगस्त, उस रात ही रात में पाकिस्तान को आज़ादी दी गई थी। तो ये 2 डेट्स हैं, पाकिस्तान आज़ादी इस दिन मनाता है, इंडिया इस दिन आज़ादी मनाता है, ठीक है, हर साल। वो फिर वाघा बॉर्डर पे आपने देखा होगा प्रदर्शन होता है, दोनों तरफ की आर्मी आती हैं, और वो पूरा अपना फोर्सेस जो करती है प्रोग्राम, वो करके दिखा, एक दूसरे को चैलेंज करके दिखाते हैं। तो वही सारी चीज़ वो इसी की याद में होता है, इसी दिन होता है सेलिब्रेशन, और किसी दिन नहीं होता है, 14-15 तारीख को ही होता है, वाघा बॉर्डर खुलता है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग अपनी मेन शीट जो पढ़ गई, एक छोटा सा रिवीजन जो मैंने अब तक पढ़ा, लेकिन इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा, आप वीडियो देखिएगा। हम अपनी शीट पे चलते हैं, आज वाली पे, ऑनलाइन ग्रुप में डाल दी शीट, आप लोग खोल लीजिए। और हमारी जो आज की, जो इसके 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, आज हम शॉर्ट पढ़ेंगे और इसी की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास यानी मंडे में पढ़ेंगे। अभी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं, ये 2 हिस्सों में है, तो आप ऐसे इधर देखिएगा पहले, फिर उधर देखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अर्ली रेगुलेशन, ओके, ये है हमारा आज का टॉपिक, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन लोग थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंडिया में लाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटिशर इंडिया में कब आए, ठीक है, ब्रिटिशर इंडिया में कब आए, उन लोगों ने इंडिया में क्या क्या किया, खाली ब्रिटिशर आए थे या कोई और भी आया था, ठीक है, उसके बारे में हम इस शीट में पढ़ने जा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल पार्ट भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, दोनों जगह आता है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, किसके अंडर में हुई थी, ये सवाल काफी रहता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया के टाइम में, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको डिटेल हम कल पढ़ेंगे, ये वाली चीज कि कौन कौन से और कानून बनाए गए थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उससे पहले, जब ब्रिटिशर इंडिया में रहते थे तो वो भी इंडिया में अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए कानून बनाए होंगे, तो वो कानून कौन कौन से थे, वो उनके नाम यहाँ दिए हैं, हमें ये
याद करना, आज शॉर्ट में और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो कब आए थे बेटा, यहाँ पे मैंने वो वाला पॉइंट नहीं दिया, ब्रिटिशर इंडिया में कब आए थे बताइए, एनी गेस। अपर्णा भारद्वाज सर, आई हैव अ क्वेरी दैट इज चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी वाज राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू बिकॉज दिस नेम इज डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स। बेटा जो मैंने लिखा है वही सही आंसर है, आप दूसरी बुक्स मत कंसीडर करिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। आप उतनी ही जगह स्टिक रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे वाले नोट्स में देखिए स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन लिखे हैं, वही है स्टीयरिंग कमेटी के हेड। ओके बच्चों, तो कब ब्रिटिशर इंडिया में कब आए, प्लीज जो शीट मिली उस पर भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, या कुछ एडिशनल पॉइंट जो मैं लिखवाऊं। तो ब्रिटिशर इंडिया में आए हैं 1600 में, पीसी लिखो या मत लिखो डजेंट मैटर, 1600 में आए हैं, ठीक है। ये ईयर था जब इंडिया में इन लोगों ने एंट्री की, जब मुगलों का शासन चल रहा था इंडिया में, ठीक है। मुगल्स वर देयर और मुगल्स अपनी आखिरी सांसें भर रहे थे, मतलब अकबर का रिजीम चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे ये लोग इंडिया में आते हैं और किस पर्पज से आते हैं बेटा, ट्रेड के पर्पज से, ठीक है। मेनली इनका ट्रेड एंड बिजनेस पर्पज होता है, पर इंडिया आके देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और इंडिया में रिसोर्सेज इतने, लेकिन इंडिया वालों को वो रिसोर्सेज यूज करने नहीं आ रहे हैं। बेसिकली इंडियंस आर बेवकूफ, इनका ये मानना था, ठीक है। और सही भी था क्योंकि राजा महाराजा अपना शासन चला रहे थे, बाकी लोग उनकी गुलामी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ रुकते हैं और धीरे धीरे क्या है मुगलों और सबसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं उसके बाद धीरे धीरे इनको अंदर से काटते हैं, यानी कि मुगलों से दोस्ती करके उन्हीं को काटते हैं और उसके बाद राजपूतों को भिड़ाते हैं मुगलों से, ताकि जो भाई ओरिजिनल तो राजपूत थे जो इंडिया में पहले से रह रहे थे, हालांकि वो भी माइग्रेटेड थे। मुगल आए थे आपके 800 BC में, मुगल्स जो आए थे ना इंडिया में वो भी आए थे ट्रेड के पर्पज से, ठीक है। और फिर इसके बाद इंडिया में क्या धीरे धीरे 1200 में आकर के इन्होंने अपना राज्य, मुगलों ने अपना राज्य शुरू कर दिया था इंडिया में। फिर मुगलों का फिर दिल्ली सल्तनत आई, मुगलों की सल्तनत चली, देन दिल्ली सल्तनत चली, इस तरीके से मामला चला। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि धीरे धीरे क्या करो, आपस में भिड़ाओ और कैप्चर करो। ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हमारे एक्ट्स कौन कौन से थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो प्री 1757 का जो पीरियड है यहाँ पे सीधे हम आएंगे, बीच का कोई भी हमको ईयर नहीं पढ़ना है। इंडिया कंप्रोमाइज्ड मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, इंडिया के पास इस टाइम पे 1757 से पहले बहुत सारे किंगडम थी, जैसे मुगल थे, अभी मैंने बताया आपको, मराठा थे लोकल में, और रीजनल राजा थे, छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे इंडिया के अंदर, ये लोग इंडिया में थे। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यानी यूरोपियंस आए, जिसमें मेनली कौन, यानी यूरोप से लोग आए, जिसमें मेनली कौन थे, ब्रिटिश थे, यानी सिर्फ ब्रिटिशर नहीं आए, फ्रेंच भी आए, डच भी आए, और अगर मैं बोलूं इसमें एक चीज रहेगी, पुर्तगीज भी आए, पुर्तगीज भी आए जिन्होंने गोवा पे कैप्चर किया था। गोवा बाद में आजाद हुआ है, 1947 में पूरा इंडिया आजाद हुआ, गोवा 1955 के बाद आजाद हुआ है, ठीक है, उसके बाद आजाद हुआ। तो गोवा बाद में छुड़ाया गया है, पहले से नहीं हम छुड़ा पाए थे क्योंकि अंग्रेजों के पास था ही नहीं, ये पुर्तगीज लोग रूल कर रहे थे गोवा जो। हेल्ड कोस्टल ट्रेडिंग, और इन्होंने कहां पे कब्जा किया, इन्होंने करा कोस्ट पे कब्जा, ज्यादातर ये समुद्र रास्ते है, समुद्र क्योंकि सबसे ज्यादा रिसोर्स समुद्र के पास ही होते हैं, तो इन्होंने वहीं पे अपना ट्रेडिंग शुरू की और थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद हमको मेन इवेंट पे आना है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, एक सवाल तो ये आता है। तो 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जिसमें राजाओं के ब्रिटिशर की कुछ चाल का पता चल जाता है, वो लड़ने के लिए निकल जाते हैं कि ब्रिटिशर हमारे खिलाफ चल रहे हैं। उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव विक्ट्री, जो उस जमाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके गवर्नर चल रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव साहब जीत जाते हैं, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक जो हमारे पास कंपनी थी, यानी देखो इंग्लैंड ने हम पे 2 हिस्सों में रूल किया, मैंने ये पिछली क्लास में ही बताया था, इंग्लैंड यानी ब्रिटिशर्स ने हम पे 2 हिस्सों में रूल किया। एक कौन सी थी, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक थी हमारी ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ये 2 हिस्सों में रूल था। ब्रिटिश क्राउन ने 1857 के बाद चार्ज लिया था, और 1857 से पहले जो भी पीरियड था, ठीक है, उसमें किसने चार्ज ले रखा था, 1600 से लेकर के 1857 तक चार्ज ले रखा था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये दोनों एक ही चीज का पार्ट थे। यहाँ पे रानी ने डायरेक्ट कंट्रोल कर रखा था, ब्रिटिश जो रानी थी उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया था इंडिया में आकर के, और यहाँ पे इनके जो अधिकारी थे उन्होंने कंट्रोल कर रखा, बस यही फर्क था। लेकिन 2 हिस्सों में इंडिया पे कंट्रोल किया गया था। जब ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो रानी को खुद आना पड़ा था इंडिया में, और आकर के उन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे लोगों के, मतलब क्या लोग उनको मानते थे इंडिया वाले, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि आप मेरे अंडर में रहिए, लोगों ने उनकी बात मानी, और उसके बाद इनका भी शासन बिगड़ने लगा। 1947 में 90 साल बाद इन्हें भी जाने के लिए बोल दिया गया, 90 ईयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू किया था। 1947 में आजादी ले ली थी, ये हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर किससे जीते थे, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल के थे, बंगाल के राजा थे, ठीक है, या फिर बोलिए मुगल थे। मार्क ट्रांजिशन फ्रॉम प्योर कॉमर्स, इस टाइम क्या होता है, जब ये हारते हैं तो पहली बार हमारे इंडिया का जो ट्रेड है वो चेंज होता है। यहाँ पे प्योर कॉमर्स टू टेरिटोरियल कंट्रोल, क्या होता है, टेरिटोरियल। अब क्या है, सिर्फ कॉमर्स पे ही ध्यान नहीं दे रहे थे हम लोग, ठीक है, यानी ट्रेड कॉमर्स पे ही सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब हमारा क्या मकसद है, नहीं हमारा मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि भाई टेरिटरी पे भी कंट्रोल करना है, यानी क्या जमीन को भी अब कब्जा करना है।
तो यहां से इन्होंने पहली बार कब्जा करना शुरू किया। कब की बात है? 1757 की। खुल करके ब्रिटिशरों ने, इससे पहले छुप करके वार कर रहे थे, उसके बाद से इन्होंने तो कब्जा जमा ही लिया। ठीक है, ये हुई बैक कहानी। अब हम आते हैं की एक्ट्स एंड देयर मेजर इवेंट्स पे। ओके, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है बेटा? 15 लोग हैं अभी, बताइए। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। ओके, की एक्ट्स एंड देयर मेजर क्या नाम है, फीचर्स। पहला क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। आपको एज इट इज नाम के साथ याद करना होगा। इस पूरी शीट में से मैं जो आपको जो शीट दे रहा हूँ, हर एक शीट में से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। मतलब ये नहीं कि अगर ये शीट आप नहीं पढ़ोगे तो बच जाओगे, इस शीट से भी 1 क्वेश्चन रहेगा, पक्का 1 क्वेश्चन रहेगा। यानी ये शीट पूरी पढ़ोगे तो 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो 1 क्वेश्चन गया, 1 नंबर का गया। ठीक है, अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसकी 3 खास बात थी, और क्या थी वो कल पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, फॉर्मल ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर, आपकी ईआईसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने पार्लियामेंट वाला कंट्रोल इंडिया पे लिया, यानी अपनी पार्लियामेंट सेटअप की इंडिया के अंदर। ठीक है, वो कब किया इन्होंने? इस एक्ट में, यानी इन्होंने कानून बनाया, उस कानून में उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से हम यहाँ पे रूल करेंगे और हमारे रूल में पार्लियामेंट होगा और आपको हमारी बातें माननी होगी। और उस कानून का नाम क्या रखा है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब होता है चलता हुआ, यानी उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास कोई नाम नहीं है, कानून का कोई नाम नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम है ना, तो कानून का हमारे पास कोई नाम नहीं, तो हम क्या नाम रखने? कुछ ऐसा कि हम इसको चेंज करेंगे बहुत जल्दी, इसलिए इसको चलता हुआ नाम रख दो, रेगुलेटिंग, जो चीज मूव करती रहे। तो रेगुलेटिंग नाम रख दिया। स्टेब्लिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसमें पहली बार देखो, इंडिया में 3 तरह के लोग आए, यहां समझना। पहले कौन थे? एक थे गवर्नर जनरल, मतलब पोस्ट वही थी, नाम बदलते रहे। एक थे गवर्नर जनरल, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद यही पोस्ट को बदला गया गवर्नर में। ठीक है, सेकंड पोस्ट आई गवर्नर। उसके बाद आई वायसराय। ये लोग एक साथ नहीं थे कभी भी, वायसराय, और वायसराय के साथ ही आया सेक्रेटरी। ठीक है, ये इंडिया के 4 मेन पोस्ट हैं जो इंडिया में, इंडिया की आजादी से पहले जो लोग रूल करते थे इंडिया। कौन थे? मेनली थे 2, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। उसके अंडर में गवर्नर जनरल और गवर्नर, ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो रानी आई थी ब्रिटिश क्वीन, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को हटा दिया था, उन्होंने वायसराय बनाया था और सेक्रेटरी। तो रानी के बाद से वायसराय, और रानी से पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल। ये सीधा तरीका याद करने का। अब आते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ। पहली बार इंडिया में इंडिया वालों ने किसको देखा? गवर्नर जनरल की पोस्ट को। इससे पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल ही हेड हुआ करता था इंडिया का बेसिकली उस टाइम पे। एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा था कंपनी को? रानी। कहां से? इंग्लैंड से। वो इंडिया नहीं आई थी। वो इंडिया कब आई? 1857 के बाद, उससे पहले वो इंडिया के बाहर थी। तो यहाँ पे मेन हेड कौन था बेटा? गवर्नर जनरल। और ये पहली बार कहां पे अपना शासन शुरू किया? बंगाल में। तो इनको क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनका नाम था। अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है में कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। एक तो ये सवाल आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन? ठीक है, गवर्नर जनरल जीजी कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, WH। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये भी आता है कि पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो दोनों का आंसर सेम है। दोनों का आंसर क्या होगा? अब ये आ जाए चाहे ये आ जाए क्वेश्चन, ये नहीं कि सर यहाँ तो बंगाल था तो क्या इसका आंसर भी यही होगा? हाँ, इसका आंसर भी वॉरेन हेस्टिंग ही होगा। अक्सर ना कभी ये या कभी ये बदल के दे देता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार है पिछले 10 सालों में। ये इतना ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कभी ये नाम पूछ लेता है, कभी ये पोस्ट पूछ लेता है कि पहले गवर्नर जनरल कहाँ थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से घुमा के पूछता है। और ये इंपॉर्टेंट एक्ट क्यों है इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट है? इस टाइम पे हमारी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हो दिल्ली में, उसका सेटअप जो शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट पहली बार भी यही बनाई गई। इसी एक्ट, इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसको बोला जाता है, सबसे बड़ी कोर्ट। तो ये पहली बार कहां बनी? दिल्ली में नहीं बनी, ये बनी कैलकाटा में। ठीक है, ये भी चल जाएगा, कैलकाटा में बनी। ये भी सवाल आता है अक्सर कि हमारी जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो कहां बनी थी। ठीक है, तो वो कैलकाटा में, याद रखना, दिल्ली में नहीं बनी थी। दिल्ली में बाद में शिफ्ट हुई है वो। ठीक है, कब बनी थी? अच्छा, ईयर नहीं लिखा हुआ इसमें, ईयर ऐड कर लो। हमारी सुप्रीम कोर्ट किस साल में सेटअप हुई, ये भी सवाल आ चुका। एनी गेस? यस, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी कैलकाटा में सेटअप हुई, सेकंड लोड हो जाए। ऑनलाइन किसी को पता हो तो बताइए। 2 ऑप्शन दे रहा हूं ऑनलाइन वालों के लिए, इनमें से गेस करो, एक आंसर है। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में किस ईयर में सेटअप हुई? इन 2 में से एक आंसर है ऑनलाइन। पिछले साल वाली भी है ना कुछ, जो पिछले साल भी BLLB का टेस्ट दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन एमयू में हर 1 साल के गैप पे आता है। हर 1 साल के गैप पे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहां सेटअप हुई? एक तो ये सवाल पहली बार, और दूसरा ये कि किस सन में सेटअप हुई। देखते हैं किसी को पता है कि नहीं, जल्दी बताइए कहां है सब। जब तक हम, हाँ, एक आंसर है 1935। देखो 2 आंसर आ गए, 1935 भी आ गया और 1937 भी आ गया, क्योंकि ऑनलाइन दोनों आंसर दिए हुए।
और आप लोग ऑनलाइन ही देख रहे हो जहां तक मुझे पता चल रहा है। सही आंसर क्या है? मेजॉरिटी का जो आंसर होगा मैं वो मानूंगा। जल्दी दो आंसर, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1935, 2 वर्सेस 1। ओके, और कोई? 1935 कनिष्का। ओके, अपर्णा। लड़के कहाँ हैं भाई? सारी लड़कियां हैं आज ऑनलाइन। लड़कों को इंटरेस्ट नहीं निकालना है क्या? बोलो भाई आंसर। चलो, 1935 इज द राइट आंसर। ओके, 1935 इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी की बात मानी मैंने, आंसर ही यही है। अब आइए, फिट्स इसको मैं कल भी पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद आता है, देखिए ये एक सवाल आप लोग जरा अपने जहन में लाइए, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ रहे हैं मुझसे, तो चीजें मैं समझाऊंगा पूछ पूछ करके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहाँ से शुरुआत होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक दूसरा एक्ट आया जिसका नाम है फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अगर आप देखें कितने साल का डिफरेंस हो गया, लगभग 11 साल का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस हमें कुछ लेना देना नहीं, बस एक ऐसी बात कर रहा हूँ एग्जाम में याद करने के लिए कि नॉर्मली जो एक्ट्स थे वो 5 से 10 साल के गैप पे आया करते थे। एक तो ये, अगर आपको ईयर मेमोराइज करना हो तो 5 से 10 साल से ज्यादा का गैप नहीं हुआ करता था स्टार्टिंग में, बाद में लंबा लंबा गैप। एक्ट्स क्यों आते थे जल्दी जल्दी शुरुआत में? क्योंकि नई नई गवर्नमेंट सेटअप हुई थी। कोई भी कानून बनता है कब तक सही रहता है? जब तक उस कानून का लोग पालन कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अगर कोई कानून का लोग पालन करना बंद कर दें, इस कानून में सिर्फ इतनी बात नहीं हुई थी, बहुत सारी बात हुई थी, हमें सिर्फ 3 मेन बातें पढ़नी थी, हमने पढ़ ली। तो अगर कोई कानून नहीं चल रहा हो इंडिया में, देन हम लोग एक नया कानून लेकर के आते हैं। ठीक है, उस कानून को रिप्लेस करते हैं, देन नया कानून आता है। ये ब्रिटिशर ने किया। अब इस कानून का, यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट का क्या होने लगा? विरोध होने लगा। लोग कहने लगे हमें ये नहीं मानना है, हमें ये गवर्नर जनरल पसंद नहीं, इन्हें हटाओ, किसी और को लाओ, या तो इंडिया छोड़ के जाओ। ठीक है, हल्का फुल्का बोला, इतनी कोई आजादी की आवाज नहीं उठ रही थी। अब अगला एक्ट क्यों आया? मैंने आपको रीजन बताया। अगला एक्ट इसीलिए आया ताकि पिछले वाले एक्ट की कमी को सही किया जा सके। तो फिट्स इंडिया एक्ट आता है। जाहिर सी बात है कि जो नाम है ना, इस बार नाम प्रॉपर रखा गया। तो ये भाई साहब कोई बंदे थे जिनके नाम पे ये एक्ट है। ठीक है, उनके नाम पे एक्ट है। फिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। क्रिएटेड अ ड्यूल सिस्टम। इसने क्या किया? ड्यूल सिस्टम लाया पहली बार इंडिया में। किस चीज का ड्यूल सिस्टम लाया भाई? गवर्नर जनरल, काउंसिल फॉर इंडियन पॉलिसी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 2 चीजें लाए। एक तो गवर्नर जनरल होंगे और उनके साथ अब कौन होंगे? काउंसिल होंगे। अब ये एक बढ़ा दिया यहाँ पे, खाली अकेला गवर्नर जनरल नहीं होगा, उनके सलाहकार लोग भी होंगे। यानी जैसे मिनिस्टर नहीं होते, मिनिस्टर के कुछ आगे पीछे सलाहकार लोग घूम रहे होते हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल अकेले पहले रूल कर रहा था, उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। अब क्या है? गवर्नर जनरल कोई भी काम करेगा तो काउंसिल से पूछ के करेगा। फॉर इंडियन पॉलिसी, किस चीज के लिए? इंडिया में कोई भी पॉलिसी अगर बनानी है तो काउंसिल की राय लेनी होगी। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन। और दूसरा क्या था ड्यूल सिस्टम में? एक तो खुद इंडिया से एक होगा, यानी कोई भी डिसीजन एक इंडिया में खुद लेंगे, और दूसरा डिसीजन कहां से आएगा? डायरेक्ट लंदन से आएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी बनाएगी, कहां? लंदन में। वहां से क्या है? आप जो भी फैसले लेंगे आप उनको भी बताएंगे, और वो लोग जब ओके करेंगे तो आप दोनों की सहमति से कोई भी इंडिया में काम होगा। इससे पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे गवर्नर जनरल अकेले ही फैसला ले रहे थे सारा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी ये खुद ही सारी काउंसिल थे, इनके पास भी काउंसिल थी, पर ये अपने आप से फैसले लेते थे सारा। अब यहाँ इनकी थोड़ी सी पावर कम कर दी गई। आइए आइए, थोड़ा लेट आइए बेटा, आप ये बैठिए। और इसमें क्या किया साथ में? थोड़ा सा इनकी पावर को क्या, लंदन तक के भाई आप कुछ भी करो तुमसे पूछ के करो। ठीक है, ये वाली चीज बहुत सिंपल है, आपको नाम याद रखना बस यहाँ पे कि कौन सी 2 बॉडी। ड्यूल मतलब यहाँ से हमको पहली बार 2 गवर्नमेंट देखने को मिली। और इंडिया में स्टार्टिंग भी हुई पहली बार 2 गवर्नमेंट। इससे पहले राजा अकेला रूल करता था, गवर्नर अकेला रूल कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमें नजर में आया। उसके बाद इंडिया में भी 2 गवर्नमेंट बनी बाद में, आजादी के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद फिर तीसरी गवर्नमेंट बनी। इंडिया में 3 गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, पता है? 3 कौन सी गवर्नमेंट है हमारे पास? एक तो मैंने ही बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जहां आप रह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी कौन सी होती है? म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपैलिटी, या पंचायत भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। पंचायत भी एक गवर्नमेंट होती है, वो विलेज लेवल पे होती है। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे अब अच्छा एक सवाल और ये आता है कि कौन सा एक्ट किस लिए खास था। अब जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में था, ठीक है, 1935 में था, ठीक है, कौन से एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया? अब वहां पे क्या पूछा? एक्ट। तो आपको एक्ट भी याद होनी चाहिए कि कौन से एक्ट में क्या हुआ था, समझ रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक्ट को विद उसके अंदर क्या स्पेशल चीजें हुई थी वो आपको पढ़ना होगा बेटा, उसके पास। ओके, अब देखिए तो इसमें 3 मेन चीजें क्या हुई? पहली बार पार्लियामेंट बना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग को पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया पहली बार कैलकाटा में, बाद में 1950 के आसपास दिल्ली में सेटअप किया गया था। इससे पहली बार सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में सेटअप हुआ था 1935 में। फिट्स इंडिया एक्ट उसके बाद आता है, क्योंकि ये वाला एक्ट फेल हो जाता है, इसका कानून नहीं चल पा रहा होता है, तो आता है अगला एक्ट जिसमें इनके नाम पे ये एक्ट था, पिट साहब के नाम पे, उस टाइम के पीएम चल रहे थे, ठीक है, लंदन के। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ड्यूल सिस्टम का कॉन्सेप्ट पहली बार बताया। हर कोई नया आता था गवर्नर या गवर्नर जनरल, तो अपने टाइम में कुछ नया करना चाहता था। ऐसी सरकार भी आती तो कुछ अच्छा या बुरा करना चाहती है हमेशा। तो अब इस टाइम पे गवर्नर कौन थे या वाइसरॉय कौन थे, मैंने नीचे लिस्ट दे रखी है, हम पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल इसमें हुआ कहते हैं स्ट्रेंथन ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर द कंपनी। इसने क्या किया? इन्होंने कुछ खास नहीं किया, इन्होंने बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को और मजबूत किया।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को और मदद की और अच्छे से इंडिया में रूल करने के लिए। तो इनके बारे में आपको जो मेन पढ़ना है वो ड्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ना है बस। बाकी कल डिटेल में मंडे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। चार्टर एक्ट 1793 आता है। फिर उसके बाद अब यहां से ना बैक टू बैक 3 चार्टर एक्ट है। पहला ये दिख रहा है आपको, अगला यहाँ है, और इसको याद करने की ट्रिक सिर्फ इतनी सिंपल सी है, एक यहाँ है, 1 2 3, 3 चार्टर एक्ट है, यानी एक ही नाम से 3 एक्ट है और तीनों में 20 साल का डिफरेंस है। तो आप अगर पहली वाली की डेट याद कर लो तो अगली 2 की डेट अगर एग्जाम में आती है तो आपको पहली की याद है तो आप 20 साल जोड़ लो। यानी अगर पहला 1793 में तो दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में। इसकी डेट याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, यही हम ट्रिक हर साल बताते हैं याद करने के लिए। इसने क्या किया चार्टर एक्ट ने? चार्टर एक्ट ने रिन्यूड कंपनीज चार्टर, तो ये जितने भी लॉ चल रहे थे उनको क्या किया? रिन्यू किया, सही किया। और 20 ईयर्स और बोला कि अगले 20 दिन, इसने पहले ही बताया कि हम आए हैं तो 20 साल तक तो कोई कानून चेंज नहीं होगा, यानी अब चेंज होगा तो 20 साल के बाद ही होगा। इन्होंने पहले ही बताया और 20 साल के बाद चेंज हुआ भी। क्या बोला? कि हम जो भी कर रहे हैं पुराने वाले को सही कर रहे हैं और हमारे ये जो चार्टर है यानी ये जो लॉ है अब ये 20 साल तक रहेगा, इसके बाद ही कुछ चेंज होगा। बीच में कुछ भी कर लो, कोई विरोध कर लो, चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल इस टाइम पे कौन थे? इस टाइम पे कौन थे? इस टाइम पे कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल थे। पावर इंक्रीज, इस टाइम पे क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की पावर और इंक्रीज हो गई। क्लियर द वे फॉर लेटर सिविल सर्विस। और इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे पहली बार हमको इस टाइम पे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखने को मिला। इस चीज का एग्जाम देखने को लिए इंडिया में पहली बार एग्जाम कराया गया, लेकिन इसमें इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वो एग्जाम था सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की शुरुआत यहाँ हुई। अब एग्जैक्ट डेट क्या थी वो हम मंडे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। कब इंडियंस ने सिविल सर्विस देना शुरू किया वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना। अब अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट। इसमें याद रखना बेटा, अगर मैं बोलूं बेटा सिविल सर्विस का कौन सा एक्ट था, आज नहीं 3 महीने बाद भी अगर मैं अचानक पूछ लूं, मैं पूछता रहता हूं, तो सिविल सर्विस का एक्ट आपको उसी टाइम बोल देना सर चार्टर एक्ट 1793। इस तरीके से रिवीजन होगा, इस तरीके से याद रहेगा। अगला ये चार्टर एक्ट 1813 एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी की हाथ से थोड़ी पावर निकल गई। मैं जो समझा रहा हूँ इंग्लिश में कुछ और लिखा है, बस क्या है ट्रेड यहाँ पे इनका थोड़ा सा क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ? देखिए, मोनोपोली क्या होता है? प्लानिंग बेसिकली। एक्सेप्ट इन टी चाइना ट्रेड। अभी भी टी या चाइना से ट्रेड करने में ब्रिटिशर बहुत कामयाब थे। ब्रिटिश कंपनी कैसी थी? अच्छी चली थी। उसके अलावा जितना भी ट्रेड था उसमें क्या होने लगे? इनको लॉस होने लगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इनको अपने ट्रेड का तरीका भी बदलना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब तक जो ट्रेड 1600 से लेके चले आ रहे थे अब वो काम नहीं कर रहा था, अब नई चीजें आ रही थी, तो ये ट्रेड अभी भी पुराने तरीके से करे जा रहे थे। उसको उन्होंने इस एक्ट में क्या किया? इस एक्ट में चेंज किया, नए वाले एक्ट में, ठीक है, जो पीछे गड़बड़ चल रहा था। इंपॉर्टेंट नहीं है वाला पॉइंट, आगे देखिए। ओपन इंडियाज मिशनरी एक्टिविटी एंड एजुकेशन सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहली बार ये सब छोड़ो, इंडिया का एजुकेशन यहाँ पे पहली बार शुरू हुआ। इंडियंस को एजुकेट करना किस एक्ट में शुरू हुआ था? इंडियंस को पहली बार एजुकेट करना चार्टर एक्ट 1830 में शुरू हुआ। 1830 ये सवाल आ चुका है, एक ही बार आया लेकिन आ चुका है एमयू में। ये इंडियन एजुकेशन कब से शुरू हुई? अब इसका पीछे क्या मकसद था ये भी सुन लो। क्यों इंडियंस को एजुकेट किया जाता था? क्योंकि मैंने, आप नहीं थी पिछली क्लास में, मैंने बताया भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समुद्र के रास्ते लाना, ऑफिसर्स होते थे सारे, उनको लाना बहुत महंगा पड़ता था। उनकी फैमिली आती थी, सामान आता था, कभी कभी शिप डूब गया तो सब सामान डूब गया, बहुत महंगा महंगा गहना और सब सोने वोने लेकर आते थे लोग समुद्र से। दूसरी छोर पे है इंग्लैंड और हम इधर है, बिल्कुल उल्टा रास्ता है, ठीक है। तो उनको लाना, फिर उनको क्या ऑफिस में क्लर्क बना के बैठाना है, जो उनसे काम करवाना, उनको सैलरी देना, बहुत महंगा पड़ा था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऊपर से हिटलर साहब से भी, या वर्ल्ड वॉर 1 की भी शुरुआत होगी, देन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत भी होने वाली थी, उधर भी देखना था। अभी तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात चल रही है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे इधर भी देखना था रशिया वशिया को, और अपना भी इंडिया को भी कंट्रोल में रखना था, ठीक है, शासन भी चलाना था। तो क्यों नहीं इन्होंने सोचा, क्यों नहीं इंडियंस को इतना पढ़ा दिया है थोड़ा मोड़ा कि वो कम से कम क्लर्क वाली जॉब हमारे कर लें, वो घड़ा घटाना जोड़ना मुंशी वाली जॉब जो है उतना पढ़ा दो, ताकि वो क्या हमारी वो आने जाने का खर्चा बचे। यहीं के लोग हैं, बहुत कम पैसे में या थोड़ा बहुत हम ऐसे इनाम दे देंगे, मुंह तो खोल नहीं पाएंगे ये लोग, ज्यादा बोलेंगे मार देंगे, 10 रुपए या 1 रुपए दे देंगे, जो भी उस 1 रुपए बहुत होते थे उस जमाने में, 1 रुपए भी दे देंगे तो लोग, उनके लिए बहुत बड़ी सैलरी हो जाएगी, वो लोग खुश हो जाएंगे। तो उनको बस क्या बोलो, उनको दिखाया कि हम आपको एजुकेट करेंगे, इस तरीके से हल्ला किया, जबकि पीछे का मकसद ये था कि अपने यहाँ नौकर बना के रखना है, ठीक है। अब क्या वो खर्चा भी बचाना था, तो इस तरीके से इन्होंने इसमें ये चीज शुरुआत की। अब आइए चार्टर एक्ट 1833 में। 1833 में क्या हुआ चार्टर एक्ट के? यहां देखिए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हुआ? जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जितना भी चलाने का तरीका था, उसको क्या किया? सेंटर, यानी सारी पावर किसको दे देगी? सेंटर को, यानी गवर्नमेंट एक, इससे पहले का ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, अब क्या था यहाँ पे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक ही गवर्नमेंट वर्क करने लगी। ठीक, इससे पहले वाले एक्ट में हमने देखा था ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, यहाँ पे वो चीज खत्म कर देगी। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी पोस्ट क्या कर देगी बेटा? ध्यान देना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट रिमूव कर देगी। अब तक कौन चल रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहा था। अब क्या हुआ? अब इनकी जगह पोस्ट वही थी, पावर वही थी, नाम चेंज किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया यहाँ पे।
अब ये सवाल आता है अक्सर कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बने या कौन से कानून से आए। तो लास्ट वाला जो चार्टर एक्ट था यानी 33 वाला ना, उससे आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अब यहाँ सवाल क्या है, अब ये पोस्ट नहीं आई है तो ये क्या हो गया, अपने आप में क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जितने भी फर्स्ट एंड लास्ट है ना एग्जाम में अक्सर आते हैं में, फर्स्ट एंड लास्ट कौन था, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। गवर्नर जनरल पहले भी थे पर वो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, ये इंडिया के थे। इनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम पेंटेक। पेंटेक इनका नाम था, ठीक है। अब बताओ पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ कि इंडिया की आजादी के टाइम वायसरॉय कौन थे, इंडिया की आजादी के टाइम वायसरॉय कौन थे। और मैं वही पूछ रहा हूं जो मैंने आज पढ़ाया है। तो यही क्वेश्चन ना, एक वायसरॉय एक गवर्नर जनरल एग्जाम में 100% है, कोई भी एक आएगा इन्हीं में से। कोई नहीं, इतना जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन माउंट बैटन थे। तो सिंपल है, पहाड़ से याद कर लो ना, माउंट बैटन, ठीक है। वो थे आजादी के टाइम में। अच्छा, पाकिस्तान का जब बंटवारा था उस टाइम वायसरॉय कौन थे, अगर ये सवाल आया तो। इंडिया का बंटवारा हो रहा था तो कौन थे वायसरॉय, माउंट बैटन। पाकिस्तान का बंटवारा हो तो कौन थे वायसरॉय, माउंट बैटन ही होंगे ना बेटा, बंटवारा इंडिया पाकिस्तानी का तो हो रहा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ बंटवारा हो रहा था उस टाइम कौन थे, तो वही रहे ना, माउंट बैटन ही। बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, फॉरेन हेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। ईआईसी लॉस्ट इट्स कमर्शियल फंक्शन। इस एक्ट में क्या हुआ, 1833 वाले ईआईसी के पास जो ट्रेड में जो थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे थे ना, वो भी उनके हाथ से क्या हुआ, छीन गया। मतलब सही से कर नहीं पा रहे थे, लॉस्ट कमर्शियल फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते थे, कमर्शियल यानी बिजनेस और पॉलिटिकल, सत्ता चलाना। तो कमर्शियली ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे पर पॉलिटिकली काम कर रहे थे, यानी पॉलिटिकल फंक्शन कर रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन कमर्शियल फंक्शन नहीं कर पाए, ट्रेड तो पहले ही लॉस हो गया था। अब यहाँ आके बिल्कुल भी ये कमर्शियल फंक्शन नहीं कर पाए, लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे। विलेजर्स भाई जिनसे आप अनाज उगवाओगे वही अनाज ही नहीं उगाने जा रहे हैं, तो ट्रेड कहां से होगा, समझ रहे हो। पॉलिटिकल फंक्शन वाज गोइंग गुड बट कमर्शियल फंक्शन वाज वेरी लो, या खत्म ही हो गया। बिकेम प्योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हुआ, ये पूरे के पूरे सिर्फ क्या रह गए थे उस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटर रह गए थे। मतलब क्या, सिर्फ देख रेख करने वाले इंडिया का। मेरा इससे कहने का मेरा मतलब क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब हम आते हैं चार्टर एक्ट 1853। एक और चार्टर एक्ट आता है आपका, वो भी 20 साल के गैप पे आता है, ठीक है। चौथा है, मतलब 4 है, मैंने 3 बता दिया था पहले। इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। अब यहाँ के, अब सबके लिए यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम शुरू हो गया। ओपन कंपटीशन मतलब फॉर ऑल, सबके लिए यहाँ पे शुरू हुआ। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं, पहली बार सिविल सर्विस कब शुरू हुआ। भाई अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि पहली बार सिविल सर्विस कब शुरू हुआ तो आप पुराना वाला चार्टर एक्ट लाओगे, और अगर पूछ रहा है कि कब सबके लिए सिविल सर्विस शुरू हुआ, वर्ड पढ़ोगे क्वेश्चन का, तब आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, सेग्रीगेटेड टेरिटरीज एज क्राउन। और क्या क्या बंटवारा गया, बांटा गया टेरिटरीज को, किसमें, क्राउन और कंपनी। यहां पे आ गई, मैंने क्या बोला, 1857 में पूरी तरीके से कौन आ गई थी, रानी आ गई थी। पर इनके आने से पहले इस वाले एक्ट में ही शुरुआत कर दी गई थी, कानून बना दिया गया था कि अब क्राउन आएंगी। उनके आने से पहले कुछ कायदे कानून होगा। क्राउन क्या है, यानी रानी आकर के आप सत्ता संभालेगी। और अगला जो एक्ट है उसमें आपको यहाँ पे आपको रानी दिखेंगे। यहाँ पे शासन किसका है, रानी का, यानी क्वीन का है, ठीक है। यहाँ पे उसकी तैयारी की गई कानून बना के, क्राउन और कंपनी में बंटवारा कर दिया गया। इससे पहले क्राउन कंपनी एक ही होते थे, क्राउन लंदन से गवर्न करती थी, कंपनी इंडिया में संभालती थी। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे साफ साफ बंटवारा के, क्यों, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 में पहली बार आजादी की आवाज उठाई गई, जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए। और रानी ने आके कन्विंस कर लिया था कि रिवोल्ट मत करो, अब से मैं संभालूंगी तुम्हें, इंडिया बहुत अच्छा रहेगा, तुम मेरे अंडर में कंटिन्यू करो, इंडिपेंडेंस की बात मत करो, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, है ना। प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इन्होंने बोला आकर के। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से शुरुआत हुई, इस वाले एक्ट से शुरुआत हुई किसकी, क्राउन रूल की, क्राउन रूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले तक कौन थी, कंपनी रूल था। इसको हम कंपनी रूल भी बोल सकते हैं, जो इससे पहले था। इधर से क्या शुरू हुआ, क्राउन रूल, ठीक है। अभी हम ब्रिटिश क्राउन रूल बोल रहे, कुछ भी बोल। आगे आओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। चार्टर एक्ट जो थे हमारे 4 खत्म हो गए। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब क्या है, जो रानी है उन्होंने चार्टर एक्ट का नाम खत्म करके एक नया नाम दिया कि अब हम लोगों के लिए गवर्नमेंट लेकर आए। इसका एक और नाम उन्होंने रखा, गुड गवर्नमेंट एक्ट। लोगों को सिर्फ बिलीव जीतने के लिए उन्होंने क्या नाम रखा, नाम ही ऐसा रख दो कि लोगों को अच्छा लगे, गुड गवर्नमेंट एक्ट। 2 नाम थे इसके, ठीक है। यानी लोगों के लिए, आप लोग के लिए मैं एक एक्ट बना रही हूं जिसमें आप लोग का फायदा, आप लोग बस इंडिपेंडेंस की बात मत करो, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी रूल खत्म हो गया। 1857 का रिवोल्ट के बाद, 1858 में कानून बना, नहीं 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, इसको किसी तरीके से रानी ने शांत कराया। इंडिया प्लेस डायरेक्टली अंडर, अब इंडिया किसके अंडर में डायरेक्ट आ गया, ब्रिटिश क्राउन के। इससे पहले इनडायरेक्टली हुआ करता, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। ये होगी कहानी अब तक की, ठीक है। क्रिएटेड, अब यहाँ मैंने बताया था ना, जब आपका क्राउन आई तो वो वायसराय की पोस्ट लेकर गए और सेक्रेटरी की पोस्ट लेकर,
2 पोस्ट लेकर के। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आती सेक्रेटरी बनाया है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पूरा नाम था। आप सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं या पूरी पोजीशन भी पढ़ सकते हो। इन लंदन एंड इंडियन काउंसिल, दोनों जगह सेक्रेटरी अपॉइंट किए, अपने लंदन में भी और इंडिया में भी। ये दोनों का काम इंडिया ही को चलाना था, ठीक है। गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज किया गया और क्या बनाया गया, वायसरॉय। ये सब कब हो रहा है, 1858 के एक्ट में, जब रानी आई है। उससे पहले कौन चल रहे थे, गवर्नर जनरल, और उससे जस्ट पहले कौन चल रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग कौन थे, ये थे क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन के। अब यहाँ पे एक चीज गौर की आप लोगों ने, पहले सिर्फ एक पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक बंदा हुआ करता था, सेक्रेटरी नहीं हुआ करता था पहले। अब गवर्नर जनरल हटा के वायसरॉय तो है, पर सेक्रेटरी भी है। 2 पोस्ट क्यों रानी ने क्रिएट की, एनी गेस? इससे पहले तक तो एक ही पोस्ट हुआ करती थी। सेक्रेटरी तब भी होते थे, लेकिन सेक्रेटरी की वो वैल्यू नहीं होती थी, उनके बारे में पढ़ा जाए, बहुत छोटी मोटी पावर रखते थे, ठीक है। लेकिन इनकी इतनी पावर जो है वो क्यों है, एनी गेस? कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में, बंगाल से इंडिया क्यों किया गया, गवर्नर जनरल बंगाल से इंडिया क्यों किया गया? गवर्नर जनरल तो था ही, वही गवर्नर जनरल रहा बंगाली में, तो बंगाल का नाम चेंज किया, इंडिया क्यों कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो 1857 के रिवोल्ट से पहले हुआ था ना। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कल देते हैं। अभी हम ये वाली क्लास यहीं रोकते हैं, क्योंकि हमें 2 और क्लास छोटी छोटी लेनी है आज, तो यहीं रोकते हैं। इसको डिटेल में हम मंडे में पढ़ेंगे, यहीं पर रोकते हैं। इतना आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है, और पूछूंगा तो इतना आप पहले पढ़ के, ओके, सही बेटा? या और इसको पढ़ना है, अभी कंटिन्यू करना है, अभी बहुत लंबा है ये, तो इसको 2-3 क्लास में हम कवर करेंगे, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। तो हम अगली क्लास में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू किया, 18th सेंचुरी वाला खत्म कर लेंगे। 1 सेकंड, कितना है, 2 और है, चलो 18th सेंचुरी वाला खत्म कर लेते हैं, 19 वाले से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से ये 2 और देख लो, चलो इसको और समझ लो। जो मेरे क्वेश्चन है उस पर जरा सा आप लोग रिसर्च करके आइएगा कि वायसरॉय और गवर्नर जनरल क्यों, मैं अगली क्लास में खुद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखूंगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं आए। आगे आइए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे आते हैं। री इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन प्रोविंसेस। इसमें क्या हुआ, प्रोविंस जो थी, देखो स्टेट को ही पहले प्रोविंस बोला जाता था, प्रोविंस मतलब स्टेट ही होती थी, लेकिन स्टेट बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, स्मॉल स्टेट्स थी बहुत, ठीक है। टोटल 399 स्टेट्स हुआ करती थी हमारे पास, और इससे भी ज्यादा होती थी, ठीक है, लगभग 399 प्लस हुआ करती थी। इसलिए छोटे छोटे राजा के पास क्या है, छोटे छोटे नवाब राजा, उन सबके पास क्या है, कुछ कुछ स्टेट, और जो राजा नवाब के पास नहीं थी वो किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। तरीके से रूल चल रहा था, तो इनको क्या बोलते थे हम, प्रोविंसेस बोलते थे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। री इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन, क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल है पहली बार। लेजिस्लेटिव, व्हाट इज लेजिस्लेटिव मींस, लेजिस्लेटिव मींस, लेजिस्लेचर मींस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज लेजिस्लेचर मींस, लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेट करना, टू मेक अ लॉ, ठीक है। तो पहली बार ऐसी बॉडी बनाएगी जिसका काम ही, इससे पहले तो डायरेक्ट गवर्नर जनरल लोग लॉ बना रहे थे ना। लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या करती थी, उनका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडीज का कानून बनाना, एक प्रॉपर नए तरीके से लॉ बनाने वाली बॉडी को फिर से बनाया गया, नई शुरुआत की। और एक जवाब तो मैं आज दे दे रहा हूं कि जो रानी थी उन्होंने 2 पोस्ट क्यों की। रानी ने 2 पोस्ट इस वजह से की क्योंकि लोगों का भरोसा एक अकेले आदमी से उड़ गया था, वो पूरी इंडिया को अकेले चलाता था, और रानी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे गवर्नर जनरल लोग। इंडिया में रहते तो लंदन में, कुछ इन्फॉर्मेशन जाती थी, कुछ नहीं जाती थी, तो आधा पैसा क्या वो लोग खूब यहाँ से सोना वोना खूब कमा रहे थे, और रानी को थोड़ा बहुत भेज रहे थे, रानी के साथ भी धोखा कर रहे थे गवर्नर जनरल लोग। तो इनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या बोला कि अब से रहेंगी 2 पोस्ट, एक होगा वायसरॉय जो इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा जैसे गवर्नर करता है, एक सेक्रेटरी होगा जो वायसरॉय को कंट्रोल करेगा। यानी अब जो भी कुछ होगा ये दोनों आपस में बात करके करेंगे, और एक ने भी अगर कोई चीज छुपाया तो दूसरा वाला मुझे बता देगा। एक तरीके से एक दूसरे पर नजर रखने के लिए 2 पोस्ट क्रिएट की, ताकि मेरे साथ अब बेईमानी ना हो। तो वायसरॉय क्या होते थे, इंडिया चलाते थे, सेक्रेटरी होता था चमचा रानी का, जो उनके खास होते थे उनको सेक्रेटरी बनाती थी। इधर जो भी हो रहा है वो सेक्रेटरी फोन करके उधर बता देते थे कि आज ये हुआ, कल ये हो, या फिर टेलीग्राम के थ्रू जैसे भी चिट्ठी भेज के हफ्ते में सारी अपडेट रानी को मिलती रहती। तो सेक्रेटरी बेसिकली नजर रखने का काम करता था वायसरॉय पे, इसलिए 2 पोस्ट क्रिएट। एक सवाल और क्या किया था मैंने, क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में करना, ये आप लोग देखना चाहिए। एक तो मैंने बता दिया, एक आप लोग देखना। अब अलाउड लिमिटेड इंडिया पार्टिसिपेशन, और क्या था इसमें, सॉरी, ये जो लॉ बनाने वाली बॉडी थी इसमें पहली बार, यानी कि इन्होंने अपने साथ इंडियंस को भी बैठाना शुरू किया पहली बार, ठीक है, अपने साथ बैठाना शुरू किया। इससे पहले इंडियंस इनके काउंसिल के अंदर नहीं जाते थे। काउंसिल हम लोग पढ़े थे ना पहले, तो यहाँ पे काउंसिल में कौन हुआ करता था अक्सर, इससे पहले तक ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, यानी सलाहकारों में। यहाँ पे पहली बार ना इंडियंस को भी काउंसिल के अंदर रखा गया, इंडियंस को भी बुलाया गया कि आप भी आ जाओ। एक ही को रखा गया, लेकिन रखा गया कि आप भी हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एक्ट में इतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आप बस ये देख लो, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट आज का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फिर देखो काउंसिल एक्ट भी 2 आए हैं बैक टू बैक, एक आया ये और एक आया ये, दोनों का ईयर चेंज है।
अब देखिए अगले वाले में क्या है, एक्सपेंडेड मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जितने मेंबर हुआ करते थे पहले, उसकी क्या की संख्या क्या करती, बढ़ा दी, बस इतनी बात आपको पढ़नी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, जितने मेंबर पहले होते थे, नॉर्मली पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, नॉर्मली मिनिमम 4 हुआ करते थे। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ पे आपको ना 40 भी मेंबर दिख सकते हैं इस टाइम पे, इतने मेंबर बढ़ा, क्योंकि रानी को अपने लोगों पे यकीन नहीं रहा था, सेक्रेटरी रखा तो था पर सेक्रेटरी पे भी यकीन नहीं था, तो काउंसिल को रखा था कि भाई एक ना एक तो मेरा सगा होगा ही, काउंसिल ही बता देगा मुझे, अपडेट कर देगा, इसलिए काउंसिल को भी बढ़ा दिया उन्होंने। अब क्या है, अब जब इनकी सलाह, जब सबकी सहमति या मेजोरिटी की सहमति होगी ना, तब कोई क्या होगा, कोई भी कानून या कोई भी लॉ कौन वायसराय या कोई पास कर पाएंगे, काउंसिल की सलाह के बाद ही कुछ भी होगा, आप डायरेक्ट फैसला नहीं ले सकते। 40 लोग हैं तो मान लो 21 लोगों ने अगर आपकी बात पे सहमति करी, देन वो चीज पास होगी, नहीं तो नहीं पास होगी, इसलिए काउंसिल को भी इंक्रीज किया गया। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। तो यार इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्यों नहीं? 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन जहां पे आप किसी को डायरेक्टली वोट दें, आप मतलब आप बंदे को वोट दे रहे हैं, और जब आप किसी बंदे को नहीं उसकी पार्टी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बंदा उस पार्टी का है, डेट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी आपने जैसे एमपी एमएलए को वोट दिया, डेट इज डायरेक्ट इलेक्शन। पर एमपी एमएलए ने जाके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चुना या अपनी पार्टी से चीफ मिनिस्टर चुना, हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं चुनते हैं ना, जो जीत के एमपी एमएलए जाते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे ही वोट से वो एमपी एमएलए बने, और एमपी एमएलए ने हमारे ही वोट के बाद जाके अपना वोट कास्ट करके एक सीएम या पीएम चुना, इनडायरेक्टली हमारा ही सीएम पीएम हो गया, क्योंकि वोट हमारा था, जो ये जाके आगे वोट दिया, वो हो गया इनडायरेक्ट, और हमने उनको डायरेक्ट वोट दिया, डेट इज डायरेक्ट। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है, ये मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, अब यहीं रोक, ठीक है।